Brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। आइए गाय पर निबंध लिखा जाए। गाय एक पालतू पशु होता है। गाय के 4 पैर होते हैं। गाय को उसका चारा अत्यधिक प्रिय होता है। गाय का दूध काफी स्वास्थ्यवर्धक होता है। आपका सवाल हो सकता है कि आज शो की शुरुआत निबंध लेखन से कैसे हो रही है। हम कहेंगे कि शायद आप निबंध लेखन की महत्ता से परिचित नहीं हैं। निबंध लेखन को 64 कलाओं से सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि इसका दर्जा श्वास के बराबर है, ईश्वर द्वारा रचित मानव जीवन के बराबर है। ना होता तो क्यों होता कि 2 लोगों की जान का मूल्य मुकर्रर किया जाए एक ललित निबंध लेखन को। हम बात कर रहे हैं पुणे कार एक्सीडेंट केस की, इस पर आए फैसले और उससे उपजे सवालों की। नमस्कार स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। बड़ी खबर पर बात शुरू करने से पहले सुनिए दिन के 2 चर्चित चुनावी बयान। एक तरफ से दावा किया जा रहा है कि 310 सीटें आ चुकी हैं और अगले 2 चरणों में बस 75 सीटें जोड़नी हैं और काम हो जाएगा, और दूसरी तरफ से दावा है कि कुछ भी हो सरकार तो हम ही बनाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, पूरे देश भर में दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य और अब उड़ीसा में आया हूं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ? क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। अब आज की बड़ी खबर। पुणे के कार एक्सीडेंट केस में 21 मई को पुलिस ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आरोपी नाबालिग लड़के के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। विशाल रियल एस्टेट डेवलपर हैं। उन पर मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत एफआईआर हुई है। इसके अलावा पुणे के जिस बार ने नाबालिग को एक्सीडेंट करने से पहले कथित तौर पर शराब पिलाई थी, जहां पे सर्व की थी, उसके मालिक और मैनेजर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। एक्साइज विभाग ने इस बार को भी सील कर दिया है। मामला आप जानते ही हैं कि 19 मई की सुबह का है। विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा दोस्तों के साथ देर रात तेज रफ्तार में पोर्श गाड़ी चला रहा था। कार ने एक बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर 2 लोग थे, दोनों की मौत हो गई। उनके नाम थे अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्ठा। दोनों आईटी प्रोफेशनल थे, दोस्त थे, अपने अपने घर से पुणे नौकरी करने के लिए आए थे। उस दिन डिनर करने वो निकले थे। अब ये खबर आने के बाद उनके घरों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। दोस्त बोले आंटी आ जाइए, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुन पाई, मेरी हालत ही नहीं थी सुनने लायक। मेरी अभी भी कुछ हालत ठीक नहीं है। मैं खुद एक बीमारी से झेल रही हूँ। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, घर में कुछ हो जाता मैंने खुद क्या करूँगी? इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाऊंगी मैं तो खुद। हमारे बच्चे जब तक बालिग नहीं हुए हमने उनको गाड़ियाँ नहीं दी। संविधान में जो कानून पहले से बना हुआ है उसको अलग से तो लागू करने की जरूरत नहीं है।
तो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें आगे लोग सबक लें। अश्विनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनीश की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ ने पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। पुणे टाइम्स की खबर के मुताबिक नाबालिग ने कुछ वक्त पहले सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी थी। पास होने की खुशी में ही उसने अपने दोस्तों को कल्याणी नगर के बार में पार्टी दी थी। वहां उसने दोस्तों के साथ कथित तौर पर शराब पी। बार का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। निकलने के बाद उसने ड्राइवर को साइड वाली सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग की, ऐसा आरोप है। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों में उसे अदालत से जमानत मिल गई। चूंकि आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसे पुणे की जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने इन 4 शर्तों पर उसे जमानत दी। पहली शर्त, आरोपी को 15 दिनों तक कांस्टेबल्स के साथ मिलकर ट्रैफिक पुलिस की मदद करनी होगी। दूसरी शर्त, आरोपी को मनोचिकित्सक से इलाज कराना होगा। तीसरी, अगर आरोपी भविष्य में कोई भी दुर्घटना देखता है तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी। और चौथी शर्त, आरोपी को सजा के तौर पर सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। जी हाँ, निबंध लिखना होगा। 2 लोगों पर कार चढ़ाकर उन्हें रौंदने के आरोपी को निबंध लेखन की सजा मिली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि न्यायालय का फैसला थोड़ा चौंकाने वाला रहा। राजनीति से जुड़े लोगों ने इस केस पर क्या क्या कहा, बारी बारी वो भी सुनिए। पुलिस ऊपर के कोर्ट में गई थी। ऊपर के कोर्ट ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और ऊपर के कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको रिव्यू करने का अधिकार उनको है। आप रिवीजन एप्लीकेशन वहां फाइल कीजिए और अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप वापस हमारे पास आइए। उस प्रकार से रिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है। उस पर सुनवाई चल रही है। शायद आज या कल में उस पर सुनवाई पूरी होगी। लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए। उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। आरोपी पर सख्त ट्रायल क्यों नहीं चला, जबकि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई? इसके लिए पहले तो विधिक बातें समझना जरूरी है कि नाबालिग ड्राइवर अगर किसी को टक्कर मारता है और उसमें मौत हो जाती है तो कानून सजा के बारे में क्या कहता है। समझने के लिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के वकील अनंत से। अगर कोई नाबालिग व्यक्ति किसी को टक्कर मारता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके अंदर 2 धाराओं के अंदर उस पर कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहली धारा है 304A आईपीसी, जो कि कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के बारे में बात करता है। इसके अंदर 2 साल की सजा का प्रावधान है। सेकंड जो है वो है 304 आईपीसी, जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। इसके अंदर लाइफ इंप्रिजनमेंट से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। मगर अगर वो व्यक्ति माइनर है, अगर वो 7 साल से कम की उम्र का व्यक्ति है तब उस पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। आईपीसी बोलती है 7 साल से कम का कोई व्यक्ति अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। 7 साल से 12 साल की एज ब्रैकेट के अंदर अगर वो व्यक्ति अपराध करता है तो कोर्ट को यह डिसाइड करना पड़ेगा सजा देते वक्त कि क्या वो उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को समझता था। अगर वो समझता था तब वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उसकी कार्रवाई हो सकती है, अन्यथा उसके ऊपर भी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। यदि कोई माइनर अगर कोई क्राइम कमिट करता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो सजा का प्रावधान है वो उसे ऑब्जर्वेशन होम में मैक्सिमम 3 साल के लिए रख सकते हैं। उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसे रिहैबिलिटेशन उस चाइल्ड का कराना पड़ेगा। नाबालिग के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उस पर कमिश्नर अमितेश कुमार का कहना है कि वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। पुलिस ने डे 1 से 304 आईपीसी का ऑफेंस रजिस्टर करने का बात हो, या कोर्ट में जो हमने एडल्ट करके ट्रायल करने का बात हो, या फादर और पब्स वालों पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुना दाखिल करने की कार्रवाई हो, पुलिस की भूमिका
सख्त पहले दिन से शुरुआत से है। मैं जवाबदारी के साथ कहता हूं कि लीगल प्रावधान में जो भी तरतूद है, उसमें जो भी मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल जो मार्ग था वो पुलिस ने लिया है। मृतक अनीश के चाचा अखिलेश अवधिया का कहना है कि नाबालिग पर लगाई गई जमानत की शर्तें हास्यास्पद हैं। नए अधिनियम के अनुसार सजा 7 साल की होनी चाहिए। आरोपी एक बिजनेस टाइकून का बेटा है, सिर्फ इसलिए उसे रिहा कर दिया गया। मृतक के चाचा कौन से नए अधिनियम की बात कर रहे हैं वो भी जान लेते हैं। दरअसल इस केस में भले ही जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ने नाबालिग को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी, लेकिन हमारे सामने वो केसेस भी हैं जिनमें नाबालिग को बालिग मानकर केस चलाया गया। हालांकि ऐसा करना है या नहीं ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। कोर्ट ने ऐसा कब किया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप जानते हैं, निर्भया केस है। दोषियों में से एक नाबालिग भी था। अपराध के समय वो 17 साल का था, इसलिए उस पर जुवेनाइल कोर्ट में केस चला। 3 साल की सजा मिली। उसको फांसी की सजा न मिलने पर तब भी काफी विवाद हुआ था। बाद में इसी केस को ध्यान में रखते हुए जुवेनाइल जस्टिस बिल भी पास हुआ, जिसमें ये प्रावधान रखा गया कि गंभीर अपराधों जैसे कि हत्या, रेप आदि के मामले में 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को वयस्क मानकर केस चलाया जाएगा। ये बिल आने के बाद सितंबर 2018 में हिसार में एक बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के केस में अदालत ने नाबालिग दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन क्या पुणे के केस को भी इसी श्रेणी में रख सकते हैं? कौन से वो अपराध हैं जिनमें अदालत नाबालिग को बालिग मानकर केस चला सकती है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर केसेस को 3 कैटेगरी में मेजरली बांटा गया है। सबसे पहले पिटी ऑफेंसेस, जिसमें 3 साल से कम सजा का प्रावधान है। दूसरे हैं सीरियस ऑफेंसेस, जिसमें 3 साल से 7 साल के बीच में सजा का प्रावधान है। तीसरे हैं हीनियस ऑफेंसेस, जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। हीनियस ऑफेंसेस के अंदर मर्डर, रेप, इन जैसे अपराध आते हैं जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है। जब भी एक माइनर एक हीनियस ऑफेंस कमिट करता है तो उस माइनर को कोर्ट पहले साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके ये निर्णय पे पहुंचती है कि उसे माइनर की तरह ट्रीट किया जाए या एक मेजर की तरह ट्रीट किया जाए। अगर उसे माइनर की तरह ट्रीट करने के लिए कोर्ट निर्णय लेती है तो उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर मैक्सिमम 3 साल की ऑब्जर्वेशन होम की सजा मिल सकती है। अगर उसे एज अ मेजर की तरह ट्रायल करने की निर्देश देती है कोर्ट तो उसे चिल्ड्रन होम और चिल्ड्रन कोर्ट में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है केस को, एंड ही इज ट्राइड एज एन अडल्ट। और उसे जो भी आईपीसी के अंदर प्रावधान है सजा का वो उसे मिलेगा। इसके अंदर एक बार है कि किसी भी माइनर को 21 साल तक जेल, तिहाड़ जेल या किसी भी जेल में नहीं भेजा जा सकता। तो जब वो 21 साल की एज अटेन कर लेता है उसके बाद उसे सेंटेंसिंग के लिए जेल में भेजा जाता है। आगे इस केस में क्या होगा? क्या नाबालिग की निबंध लेखन की ही सजा बरकरार रहेगी या मामला अपर कोर्ट में जाएगा और बालिग मानकर उस पर केस चलाया जाएगा? इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन केस में परत दर परत कुछ सवाल उठ रहे हैं, लूप होल सामने आ रहे हैं जिनको सिलसिलेवार तरीके से सामने रखना जरूरी है। ये कई स्तरों के प्रशासनिक फेलियर भी हैं, सिविक फेलियर भी हैं, हमारे फेलियर भी हैं। पहला लूप होल, आरोपी के पिता ने इलेक्ट्रिक लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान पोर्श कार मार्च 2023 में बेंगलुरु के एक डीलर से खरीदी थी। आप जानते ही हैं कि पोर्श की किसी भी गाड़ी की कीमत करोड़ों में होती है। डीलर ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद कार विशाल को सौंप दी। अभी तक गाड़ी का परमानेंट रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ था, यानी आसान शब्दों में कहें तो अभी तक गाड़ी का नंबर तक नहीं मिला था। आरटीओ के नियम कहते हैं कि ये कार मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वो सड़क पर कार को उतारने से पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा ले। यही वजह है कि अब अधिकतर गाड़ियों में परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही शोरूम से वो निकलवाई जाती हैं जब वो बिकती हैं, लेकिन ये गाड़ी बिना परमानेंट आरसी के चल रही थी। दूसरा लूप होल, इतने हाई पिकअप वाली स्पोर्ट्स कार शहर के अंदर नियंत्रित तरीके से चलाना एक ट्रेन्ड ड्राइवर के लिए, एक प्रशिक्षित ड्राइवर के लिए भी मुश्किल होता है। फिर कार नाबालिग के हाथों में क्यों सौंपी गई? तीसरा लूप होल, जो पुणे के उस बार ने छोड़ा जिसने नाबालिग को कथित तौर पर शराब परोसी। क्या ये बार, पब या लिकर शॉप्स की जिम्मेदारी नहीं होती कि कम से कम उम्र की तस्दीक करके शराब बेचें, या फिर कोई भी आकर शराब ऑर्डर करे और वो परोस देंगे? चौथा लूप होल, इतनी तेज रफ्तार, वो भी भरे शहर के अंदर। तेज रफ्तार पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें सड़क सुरक्षा मंत्रालय या अलग अलग एनजीओ के स्तर पर हो चुकी हैं, होती रहती हैं, फिर भी ये नाकाम क्यों रहती हैं? बता रहे हैं जानकार। बहुत बड़ा सवाल है हमारे भारत देश के लिए। सबसे पहली बात यह कि आपको पता, देश को पता होना चाहिए आपके माध्यम से कि हम लोग लगभग 2 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में हर साल खो देते हैं। हर साल 2 लाख लोग, और इतने ही परमानेंट डिसेबल होते हैं। लगभग 4 लाख लोग परमानेंट कहीं ना कहीं
एक्सीडेंट के विक्टिम है हमारे देश में, और केवल वो 4 लाख लोग नहीं होते, उसका परिवार भी साथ में होता है। हम लोग उस जमाने में है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के जोन में है, हमें थ्रिल में मजा आता है, राइट। अगर आप ध्यान देंगे नीरज जी, तो आज भी आम आदमी सड़क पर हाथ देता है और सड़क पार कर लेता है, राइट। दैट मीन्स हमारा वो साइकोलॉजी बदला ही नहीं है कि हमें एक सड़क को भी तेज पार करना है या जेब्रा क्रॉसिंग पर पार करना है, क्योंकि हम लोग की बचपन से आदत रही है। बैलगाड़ी थी, ये उस समय चला रहे जब हम बैलगाड़ी को हाथ दिया करते थे, रिक्शा को हाथ दिया करते थे, तांगा को हाथ दिया करते थे, राइट। वो साइकोलॉजी आज भी चेंज नहीं है, बिकॉज मैं साइकोलॉजी पर भी काम करता हूं। थ्रिल ओवर कॉन्फिडेंस, राइट, सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। 3, हम लोग को लगता है कि हमें सब कुछ पता है। एक नॉर्मल किसी प्रोडक्शन हाउस में भी अगर आप काम करते हैं तो एक छोटी सी मशीन चलाने के लिए भी इंजीनियर हायर करते हैं, और एक ये मशीन जो कि एक कार है या एक व्हीकल है, ये एक प्रकार का हथियार है जिसको हम लोग बस हिट एंड ट्रायल पे यूज कर लेते हैं। तो ये इतना बड़ा विषय है। आप समझिए, एक आदमी को गाड़ी चलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है? उसकी आंखें तेज हो, अलर्ट हो, उसके रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग हो, एक साथ वो स्टीयरिंग भी संभाल रहा है, देख भी रहा है, क्लच भी देख रहा है, ब्रेक भी देख रहा है, गियर भी देख रहा है, राइट लेफ्ट रिफ्लेक्सेस भी देख रहा है। कोई गाड़ी रुक जाए तो उसको भी रिएक्शन देना है उसमें। सो कितने सारे फंक्शनिंग एक गाड़ी चलाते हुए होता है। उसके बाद हम लोग थ्रिल में रहते हैं कि हम ओवर स्पीड कर लेंगे। आपको अंदाजा है, अगर मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड चल रही है, मुझे अचानक ब्रेक मारनी पड़े तो मैं लगभग 40 मीटर तक मेरी गाड़ी को समय चाहिए रुकने का। रिएक्शन टाइम पर कोई स्टडी नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग आज भी थ्रिल पे चल रहे हैं। ये जितने भी लूप होल्स हमने आपके सामने रखे, ये सारे के सारे असल में अपने आप में एक सबक भी हैं। सबक की सड़क पर गाड़ी चलाने के साथ कितनी जिम्मेदारियां साथ आती हैं। सबक परिवारों के लिए कि नाबालिग बच्चे के हाथ में गाड़ी नहीं देनी है और नहीं देनी है। बालिग हैं तो जिम्मेदारी आपकी है कि अपनी और सड़क पर दूसरों की भी सुरक्षा का ख्याल रखें। सबक सड़क सुरक्षा के लिए काम करने वाली संस्थाओं के लिए कि अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। बड़ी खबर यहीं तक। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी बिहार के सारण जिले से। 20 मई को 5वें चरण में यहां मतदान हुए थे। इसके बाद से यहां माहौल काफी बिगड़ा हुआ है। सारण में हुआ क्या था ये बताने से पहले इस लोकसभा सीट के बारे में बता देते हैं। यहां से बीजेपी के टिकट पर राजीव प्रताप रूडी उम्मीदवार हैं। वहीं आरजेडी की ओर से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। रोहिणी लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। अब सारण में बिगड़े हालात पर आइए। आज तक के संवाददाता शशि भूषण की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मई को वोटिंग खत्म होने से कुछ देर पहले रोहिणी छपरा के बूथ नंबर 318 और 319 पर पहुंची। उनके साथ उनके समर्थक भी थे। कुछ देर बाद यहां बीजेपी और आरजेडी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर पथराव किए। उस वक्त पुलिस ने जैसे तैसे मामला शांत कराया, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकी नहीं। 21 मई की सुबह छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर आरजेडी और बीजेपी के समर्थक फिर से भिड़ गए। यह हिंसा 20 मई को हुई झड़प से भी ज्यादा उग्र थी। दोनों पक्षों की ओर से हुई फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई। सारण के एसपी गौरव मंगला ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। यहाँ पर कल एक विवाद हुआ था। दो पार्टी जो है आरजेडी और बीजेपी के वर्कर्स के बीच में, यहाँ कैंडिडेट की उपस्थिति में विवाद हुआ था। उसी की प्रतिक्रिया में आज कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ लोगों को गोली मारी गई है। इसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें से एक की मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है एवं एक अन्य व्यक्ति सेफ है। इसमें पुलिस जो भी यहाँ पे घटना कारित किए हैं, इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है। साथ में जो लोग यहाँ इसको इंसाइट किए हैं इस घटना को, उस संबंध में भी जांच करके हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। अभी भी जो क्राउड को इंसाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। एहतियातन 48 घंटों के लिए इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। ग्राउंड पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए डीएम और एसपी इलाके में कैंप कर रहे हैं। सारण में चुनाव के बाद हुई हिंसा का असर बिहार की पॉलिटिक्स पर भी दिखने लगा है। बीजेपी और आरजेडी के नेता एक दूसरे की पार्टी पर हिंसा भड़काने के आरोप लगा रहे हैं। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। और अब तो हम लोग वही कहेंगे कि बिहार इसी से डरता है जो छपरा में हो रहा है, क्योंकि छपरा की लड़ाई ही बिहार की लड़ाई। और मैं पिछले 30 साल से इस लड़ाई को लड़ता रहता हूँ। एक तरफ सिद्धांत है, एक तरफ विधि व्यवस्था है, और एक तरफ उदंडता है, और एक तरफ हिंसा है। और बिहार की राजनीतिक लड़ाई इसी के लिए है। और क्या जो खौफनाक चेहरा और भयानक चेहरा राष्ट्रीय जनता दल का कहा जाता है, उसका असल रूप देखना है तो आप छपरा आ जाइए।
आपको हमेशा हर चुनाव में, चुनाव के बाद लेकिन हम लोग कोई कमजोर नहीं, और हमारे कार्यकर्ता डट के मुकाबला करते हैं, भारत पूरा जानता है। अगली सुर्खी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर चल रहे यौन उत्पीड़न केस से जुड़ी है। 21 मई को ब्रजभूषण दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय आरोप पढ़ करके सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने ब्रजभूषण से पूछा कि क्या आप अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार करते हैं। ब्रजभूषण ने जवाब दिया कि आरोप स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता, जब गलती की नहीं तो माने क्यों। मामले में अब अगली सुनवाई 1 जून को होनी है। कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोर्ट से निकलते वक्त ब्रजभूषण ने इस पर क्या रिएक्ट किया वो आप खुद ही देखिए। तो शाम को आ जाइए, लटक जाते हैं, ये मजाक कर रहे हैं आप। नहीं सर आपने आरोप, हमने कहा था जिस दिन आरोप साबित हो जाएगा। तो अभी मेरे ऊपर 4 फ्रेम हुआ है, पुलिस ने जो कुछ लगाया है वो 4 फ्रेम हुआ है। ठीक, अब कोर्ट में साबित करना है उनको कि उन्होंने क्या कहा है, उसका सबूत उनके पास क्या है। मेरे पास अपने बेगुनाही का पूरा सबूत है। आपको याद होगा कि 10 मई को ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय हो गए थे। उनके खिलाफ कुल 6 शिकायतें आई थी। 5 शिकायतों पर ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। 6ठी शिकायत से उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया था। उन पर 3 धाराओं में आरोप तय हुए हैं। पहली, आईपीसी की धारा 354 आपराधिक प्रवृत्ति के साथ किसी महिला की मॉडेस्टी पर प्रहार करना, दोषी पाए जाने पर 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। धारा 354A सेक्सुअल हैरासमेंट, दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। 2 शिकायतकर्ताओं के केस में ब्रजभूषण पर धारा 506(1) भी लगी है। ये धमकाने पर लगती है, दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। और अब जानिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज 21 मई की सुबह अंबाला के पंजोखरा गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए थे। तभी कुछ किसानों ने उनको रोक लिया, सवाल किए कि किसान आंदोलन के वक्त प्रदर्शनकारी किसानों पर गोली क्यों चली, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों किया गया। विज से सवाल किया गया कि कौन लेगा इन सब की जिम्मेदारी। किसानों के बीच फंसे विज ने इतना ही कहा कि मैं उस वक्त हरियाणा का होम मिनिस्टर था, गृह मंत्री था और मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 2 दिन में जवाब मांगा है। पार्टी ने जयंत सिन्हा से पूछा है कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आपने ना तो चुनाव प्रचार में और ना ही संगठन के कामों में रुचि ली। आपने चुनाव में अपने मताधिकार का भी प्रयोग नहीं किया, इसका कारण बताइए। साथ ही बीजेपी ने धनबाद से विधायक राज सिन्हा को भी नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि जयंत सिन्हा टिकट न देने के पार्टी के फैसले से कुछ नाखुश थे और इसी के बाद से उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और राज्य की तमलुक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिजीत गंगोपाध्याय के चुनाव प्रचार करने पर अगले 24 घंटों तक की रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से चुनाव आयोग ने उन पर यह एक्शन लिया है। ये रोक 21 मई शाम 5 बजे से प्रभावी है। अगले 24 घंटे तक रोक प्रभावी रहेगी। तृणमूल कांग्रेस ने बीते दिनों चुनाव आयोग से अभिजीत गंगोपाध्याय के बयान की शिकायत की थी। इसी के बाद ये एक्शन लिया गया है। अब आज का चुनावी किस्सा। आपने कई बार नेताओं के 2 सीट से चुनाव लड़ने के बारे में सुना होगा, जैसा इस बार राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक बार भी यूं नहीं आपने सुना होगा कि किसी नेता ने 3 सीट से चुनाव लड़ा हो। नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने लखनऊ सीट से 1952 के उपचुनाव में हार के बाद 1957 के चुनाव में 3 जगहों से नामांकन किया। भारतीय जनसंघ के टिकट पर लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर सीट से। लखनऊ और मथुरा में वो हार गए, लेकिन बलरामपुर सीट से वो जीत गए। एक ही प्रत्याशी के 3 सीट से चुनाव लड़ने का ये अनूठा किस्सा है, वो भी प्रत्याशी ऐसे जो आगे चल करके देश के प्रधानमंत्री बने। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।